एशिया टाइम्स में आपका स्वागत है। टीचर्स डे की बधाई। मैं हूं मुज़फ़्फ़र ग़ज़ाली। आज हमारा मौजू है कोरोना काल में तालीम के जो इश्यूज़ पैदा हुए हैं, शिक्षा के जो इश्यूज़ पैदा हुए हैं, जिन चुनौतियों का सामना किया है, उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ में ख़ास मेहमान हैं जनाब पुष्परंजन जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और AE न्यूज़ बरसिल्स के इंडिया बेस्ड एडिटर हैं। मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम साहब हैं, जो एक ज़माने से बच्चों में तालीम का शौक़ पैदा करने के लिए औरंगाबाद में काम कर रहे हैं। एक और मेहमान जुड़ेंगे अभी हमारे साथ थोड़ी देर के बाद। तो हम शुरू करते हैं आज के विषय पर बात करने की, और शुरुआत यहाँ से करते हैं कि न जाने कौन से लम्हे में हम सब मिट्टी में मिल जाएं। चलो कुछ काम कर जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं, किसी के काम आ जाएं, कुछ रिश्ता समझा जाएं, कोई बस्ता थमा जाएं, किसी की रहनुमाई हो, किसी का घर बन जाए, चलो कुछ काम कर जाएं, किसी के काम आ जाएं। तो पहला सवाल श्री पुष्परंजन जी से कि कोरोना काल में कई बच्चों की पढ़ाई छूट गई, और पढ़ाई इसलिए भी छूट गई कि हमने ऑनलाइन पढ़ाई के सिस्टम को अडॉप्ट किया, क्योंकि कोई और ज़रिया नहीं था। तमाम चीज़ें खुल गई, स्कूल नहीं खुले तो कुछ मरहलेवार और कुछ जगहों पर अभी भी बंद है। ये भी एक समस्या है कि जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सके उनका स्कूल ही छूट गया। तो क्या दोबारा वो सब कुछ पटरी पे आ पाएगा या कुछ हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे? श्री पुष्परंजन जी। जी देखिए ग़ज़ाली साहब, 15 लाख स्कूल बंद हुए थे उस पूरे पीरियड में। उसमें से कितने खुले वो आंकड़ा सरकार को देना है, उसको बाकी है देना। और कुल मिला के 28 करोड़ 60 लाख प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के बच्चे इससे प्रभावित हुए थे। उसमें शायद मदरसे का भी आंकड़ा शामिल होना चाहिए, जो मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये जो बच्चे हैं, इनको क्या वाकई ऑनलाइन तालीम उन बच्चों को मिल पा रही है? ये बड़ा ही अहम सवाल है, मौजूद सवाल है। देखिए, भारत में जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिलसिला है, उसमें सारे लोगों को ये सुविधाएं हैं नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है अपने आप में। क्योंकि देश में जो हालत है, मैं अभी कुछ नीति आयोग की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें 55,000 गाँवों के पास मोबाइल नेटवर्क नहीं था 2018 में। अगर वो कम हुआ होगा तो 55,000 से हो सकता है 50,000 हो जाए या फिर 45,000 हो जाए, लेकिन है तो एक बड़ी संख्या। पूरा का पूरा आप ये कहें कि सरकार भी, मानव संसाधन मंत्री जब थे रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने भी माना कि 36% स्कूलों में बिजली की सुविधा नहीं है। जब देश के 36% स्कूलों में बिजली की सुविधा नहीं थी, तो ये चमत्कार तो होगा नहीं कि एकदम से स्कूलों में अगर बिजली की सुविधा नहीं है तो घरों में जो वहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कहाँ से सुविधा मिल सकेगी? एक बड़ा प्रश्न है अपने आप में। ये सवाल को सरकार को बताना पड़ेगा। और संसद में सरकार ने खुद बयान दिया था, सरकार के जो उस महकमे को देखने वाले मंत्री हैं, सांसद हैं, जो अलग से बयान देते रहते हैं, उनका भी कहना था कि 25,000 गाँवों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। उड़ीसा सबसे प्रभावित था। अरुणाचल, जहाँ सिर्फ 73% लोग, जो बच्चे हैं या स्कूल जो लोग रहते हैं, उनके यहाँ इंटरनेट की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। उड़ीसा भी उनमें से है जहाँ की कनेक्टिविटी की बहुत हालत अच्छी नहीं है वहाँ पर। मेघालय में, जहाँ की हम आप मेघालय और असम भी देख चुके हैं, मेघालय में सिर्फ 26.34% बिजली घरों में है या स्कूलों में है इसकी सुविधा। सॉरी, घरों नहीं, स्कूलों में। और घरों की हालत तो वैसी ही है। असम में, जिसको बहुत ज़्यादा बीजेपी सरकार तवज्जो देती है, फोकस करती है, वहाँ भी 24.28% घरों में बिजली नहीं है। और अगर बिजली नहीं है तो कनेक्टिविटी कहाँ से होगी? इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब कनेक्टिविटी नहीं है तो आप ऑनलाइन एजुकेशन कैसे दे पा रहे हैं। ओपनिंग कमेंट है, लंबा नहीं जाऊँगा, बाद में फिर हम जुड़ते हैं आपसे। जी ग़ज़ाली साहब। जी,
हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब्दुल रशीद अगवान साहब, जो शिक्षाविद हैं, और मेरा सवाल उन्हीं से होगा कि 11.3 करोड़ बच्चे गरीब परिवारों के जो आम स्कूलों में पढ़ते हैं, और आपको मालूम है कोरोना काल में गरीबों की हालत क्या हुई है। गवर्नमेंट के आंकड़े के मुताबिक 7.5 करोड़ गरीबों में इजाफा हुआ है और 38 करोड़ लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। 3 करोड़ जो मिडिल मैन है, जो हमारे मध्य वर्ग है, उसमें भी 3 करोड़ लोग कम हो गए हैं। ऐसी कंडीशन में जो बच्चे स्कूल जा रहे थे, दोबारा स्कूल खुलने पर क्या वो सारे बच्चे टर्नअप हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और शिक्षा की क्या चुनौतियां उनके सामने पैदा होंगी। अब्दुल रशीद अगवान साहब। मेरे ख्याल से कोरोना काल, जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये कि आपने मुझे दावत दी इसमें शरीक होने की, और बहुत अहम मौजू है। हमें देखना है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। चुनौतियां हैं तो नए अवसर भी हैं, और जो सबसे बड़ी चुनौती कोरोना काल की है वो ये कि जो खुद एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उस पर एक रिव्यू करने की ज़रूरत है। क्योंकि एजुकेशन को जब हम देखते हैं तो एक ट्रेडिशनल वे में देखते हैं, और इंडिया में बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जैसे ऋषि वैली एक्सपेरिमेंट एक हुआ है, या ऐसे कि बहुत सी प्रतिभा ने बहुत सारे स्कूल चलाए हैं कि जिसमें इन सुविधाओं के बगैर भी जो है स्कूल चलाए जा सकते थे। असल चीज़ ये कि इनोवेटिव जो जब चैलेंजेस सामने होते हैं तो हमें इनोवेटिव तरीके से सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए। खुद फिनलैंड में अगर आप देखें तो वहाँ जो एजुकेशन पैटर्न है पूरा, वो किताब बेस्ड नहीं है, वो लर्निंग बेस्ड है, और लर्निंग जो है बच्चों की कहीं भी हो सकती है। असल चीज़ ये है कि इस कोरोना काल में जो सबसे बड़ा लोड आया है वो पेरेंट्स पर आया है, और पेरेंट्स के तैयार नहीं थे। तो पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि पेरेंट्स को कैसे तैयार किया जाए कि अगर ऐसे संकट काल आते हैं वो कैसे जारी रखेंगे। तो जो हमारा पैटर्न है ऐसी एजुकेशन देने का, जिसमें हम रटना सिखाते हैं बच्चों को। कुछ किताबें हैं जिनको चाहते हैं हम पूरा कोर्स सिलेबस पूरा कर। रशीद अगवान साहब का शायद कनेक्शन कट गया है, तो हम अब्दुल क़य्यूम अंसारी मिर्ज़ा साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो बहुत ज़माने से बच्चों में तालीम का शौक़ पैदा करने के लिए, पढ़ाई की तरफ मुतवज्जे करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कोशिशें की और उसका क्या उनको लगता है कि असर हुआ है औरंगाबाद में। मिर्ज़ा साहब। जी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया गज़ाली साहब और एशिया टाइम्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है बड़े लोगों के साथ सुनने का, बैठने का। मेरी खुशकिस्मती है, मेरा ये भाग्य है कि मैं जस्ट जो वरिष्ठ पत्रकारों के साथ सुन रहा हूँ। और जैसा जो है पुष्परंजन साहब ने जो शुरू में जो बातें की है, ये आंकड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं, और शायद ये हमारे सियासतदानों को पता हो या वो जाने अनजाने उसको छोड़ देते हो। इतने भयानक आंकड़े हैं, और ये स्थिति हमारे देश की आज़ादी के हम जो है 75वां साल मनाने जा रहे हैं, उसमें अगर ये स्थिति है तो ये आज़ादी तो अधूरी है। आधी जनता भूखी है, बल्कि आधा जनता तो यानी अनपढ़ हम बोलेंगे। जो आंकड़े जो दिए आपने, पिछला जो लॉकडाउन था उसमें जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी इस साल के, तो मैंने अपने तौर पे कोशिश किया था। मैंने पूरा जो है अरोमा शहर के मोहल्लों में 32 मोहल्लों में मैंने शाम को हम दोनों बाप बेटे जो है, जब सरकार ने कहा था स्कूल शुरू हो गए थे, ऑनलाइन पढ़ाई होगी, किताबें ले लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग तो ये जो खबरें आती है ये तो देखते नहीं है, पढ़ाई के बारे में कोई खबरें देखते नहीं है। पेरेंट्स वो दिलचस्पी नहीं होती, टीवी देखते हैं तो वो मनोरंजन के लिए फिल्में देखते हैं, लेकिन जो तालीम की खबरें आती है उससे हमारा शिक्षक वर्ग भी दूर होता है और पेरेंट्स तो बहुत दूर ही होते हैं। तो मैंने अपने तौर पे अवेयरनेस के लिए ये काम किया था। 32 मोहल्लों में मैंने जो पोर्टेबल लाउड स्पीकर लेकर, मैं मगरिब के बाद तो सब लोग काम धंधे से घरों पे होते हैं, तो मैंने दोनों हम बाप बेटों ने गली गली मोहल्ला जाकर हमने आवाज़ लगाना कि भाई स्कूल शुरू हो गए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, आप स्कूल की किताबें स्कूलों में आ गई है, आप जाए किताबें घर पर लेकर आए।
नंबर 2 मैंने किया कि जो टीचर है उनका संपर्क ले, जो स्कूल क्लास टीचर है उनका मोबाइल नंबर लेकर आ जाए, ताकि आपको कोई समस्या होती है तो आप उसको सॉल्व करें। नंबर 3, जो मोहल्ले में टीचर है या पढ़े लिखे लोग हैं, खास तौर से जो D.Ed B.Ed है, जो टीचर ट्रेनिंग लेते हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप लोग थोड़ा थोड़ा जो छोटे छोटे हाथ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आप इन बच्चों को जो है पढ़ाइए। तो उसका इतना फायदा हुआ, मतलब 32 मोहल्लों में 15 दिन मैंने कैंपेन चलाया था, तो फायदा बहुत उसका हुआ कि एकदम फील्ड में उतर के हमने काम किया था। वो इसलिए उसका फायदा समझ में आया। और आज टीचर डे है, तो मेरी छोटी बेटी है मरियम मिर्जा, जिसने एक अभियान शुरू किया है ये कोविड के कारण, मतलब कि बच्चे फ्री है, उनको पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, किताबें नहीं है, तो हमने नेबरहुड लाइब्रेरी, मोहल्ला लाइब्रेरी हमने शुरू की है। तो हमने गुज़िश्ता जुमा को 16वीं लाइब्रेरी का ओपनिंग किया था, और आज टीचर डे हमने उन 16वीं लाइब्रेरी के बच्चों को जमा करके हमने टीचर डे मनाया था। बच्चों ने टीचर पे तकरीरें की, भाषण लेखन वाचन 3 सब्जेक्ट थे उसके अंदर। तो ये मैंने छोटी कोशिश की थी, बाकी बातें अब बताऊँ आगे। हमारे साथ रशीद साहब दोबारा जुड़ चुके हैं, और रशीद साहब से मेरा सवाल फिर वही है कि हमने स्कूलों के बच्चों से बात की, जब स्कूल खुले तो बच्चों ने पढ़ाई में कहा कि हमारा तो पढ़ाई से ताल्लुक़ ही टूट चुका है। उनकी दिलचस्पी कैसे दोबारा पैदा होगी और किस तरह हम बच्चों को एजुकेशन के साथ जोड़ पाएंगे? रशीद साहब। शायद रशीद साहब नहीं सुन पा रहे हैं। वो म्यूट है, उनको मना हुआ, अनम्यूट हो जाइए। अनम्यूट रशीद साहब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। शायद वो उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मैं पुष्परंजन जी से ये सवाल करूंगा कि बच्चों से बात करने पर ये मालूम हुआ कि अभी वो स्कूल आने के लिए तैयार नहीं थे ज़हनी तौर पर, तो हम पटरी पर पूरे एजुकेशन सिस्टम को दोबारा कैसे ला पाएंगे? क्या चुनौतियां आप समझते हैं कि उनके सामने होंगी? देखिए गजाली साहब, मैं मूल बात पे आ रहा हूँ। बच्चे स्कूल पे आएंगे नहीं आएंगे, उनको प्रमोट करने की आवश्यकता थी। इस पूरे पीरियड में 12,054 करोड़ का बजट है मिड डे मील देने का। स्कूली बच्चों को मिड डे मध्यकालीन जो भोजन दिया जाता है बीच में, मिड डे मील का जो कॉन्सेप्ट है वो फिनलैंड से ही शुरू हुआ था। बेस्ट स्कूल सिस्टम वहाँ की, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। तो मिड डे मील को हमने कॉपी किया, और अभी जो लेटेस्ट पिछले साल का जो बजट था 12,054 करोड़ का बजट था। अब इस ये जो पैसा है, ये तो जब स्कूल बंद है तो वहाँ खर्च हुआ नहीं। तो आपने उस पैसे को, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते थे उनको आप डाटा दे सकते थे फ्री में। जो कंपनियां, मोबाइल प्रोवाइडर कंपनियां हैं, वो गरीब बच्चों को मुफ्त में आप वो डाटा सुविधा देते, तो घर बैठे बेचारे कम से कम पैसे में गरीब बच्चे बिना पैसा खर्च किए अपने ही पैसे को, जो उनके बजट के लिए मिड डे बजट था, मील का बजट था, उस पैसे से उनको डाटा मिलता और पढ़ पाते। बहुत से लोग जो पढ़ते वक्त बीच में उनका डाटा खत्म हो जाता तो उनकी पढ़ाई छूट जाती थी। फिर बाजार जाओ, वहाँ से खरीद के दूसरा लाओ, किसी से कर्ज मांगो। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जो मेरे यहाँ जो हाउस हेल्पर औरत एक थी, उसके बच्चे बीच बीच में डाटा खत्म होने में पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पाते थे। वो अपनी कठिनाई बताती थी हमें। तो सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बच्चों का नाता अपने ऑनलाइन पढ़ाई से भी बीच बीच में उनका ब्रेक हुआ है, टूटा है। उनकी ब्रेक पर सरकार ने और मानव संसाधन मंत्रालय ने इस पर गौर नहीं किया कि आखिर आपने उस पैसे का किया क्या। सबसे एक अहम सवाल है कि मुझे लगता है फाइनेंशियल ईयर का जो पैसा है 12,054 करोड़ को डबल कर दीजिए तो कितना बन जाता है, कितना हजार करोड़, कम से कम 22-23-24 हजार करोड़ तो बनता है। तो आपने उन बच्चों पे नहीं खर्च करके कहाँ उस पैसे को ले गए, देश जानना चाहेगा। पहला। दूसरा ये कि आपने एक तरह से जो मोबाइल प्रोवाइडर कंपनियां हैं उनसे भी बार्गेन नहीं किया। जब इंजेक्शन के लिए आप बार्गेन कर सकते हैं कि इंजेक्शन किस रेट में कोविड इंजेक्शन दिए जाएं, कोविड प्रतिरोधक इंजेक्शन दिए जाएं, उसकी कीमत सरकार जब तय कर सकती है, तो स्कूली बच्चों को अगर डाटा प्रोवाइड करना है तो उसकी कीमत सरकार ने क्यों नहीं मोबाइल प्रोवाइडर से
तय किया, बजाय इसके उनको कमाने का अपने अवसर दे दिया, आपदा में अवसर दिया कमाने का। जितनी भी देश में डाटा मोबाइल कंपनियां हैं जो डाटा देती हैं बेचती हैं, उनको आपने कमा कमा के मोटा कर दिया। उनके आप देखिए कमाई का जो सेंसेक्स है कितना ऊंचा गया हुआ है। उसमें से हम हमारे जो वाले मित्र इनके हैं वो भी पता करना चाहिए। और ये एक वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी कि स्कूल बंद किए जाने से 320.3 लाख करोड़ का नुकसान भी हुआ है इस देश में। ये हमारी आपकी रिपोर्ट नहीं है, वर्ल्ड बैंक का असेसमेंट है। तो ये कैसे हुआ है कि 32.3 लाख करोड़ का नुकसान जो हुआ है, इसकी भरपाई कैसे होगी? पूरा स्कूल सिस्टम को कैसे आप फिर दोबारा से पटरी पर लाएंगे? दूसरा, आपने लगातार इस उद्योग को बढ़ाया है, सरकार ने लगातार आपने टीचर्स को लगा दिया दूसरे कामों में, इंजेक्शन लगवाने के काम में आपने लगा दिया। टीचर्स का ध्यान जो है, ऐसे माहौल में जब देश में इस तरह की आपदा होती है तो आपको कौन सा ऐसा सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा जिससे कि आपका नाभि नाल का जो संबंध होता है, जो बच्चे और पेरेंट्स और बच्चे का संबंध और टीचर और बच्चे का संबंध, ये तीन त्रिकोणीय जो संबंध होता है, उसको आपने कैसे डेवलप नहीं होने दिया? वो टूटा है गजाली साहब। मैं अपने कॉलोनी में देखता हूँ कि बच्चे खेल के मैदान में दिन भर खेलते हैं, एक दूसरे से रगड़ा रगड़ी सब हो रहा है, तब कोरोना नहीं फैल रहा है। वही बच्चा स्कूल जाएगा तो कोरोना फैल जाएगा। आपने बिल्कुल आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस दिशा में बच्चे के अंदर आपने भय पैदा कर दिया, पेरेंट्स के अंदर भय पैदा कर दिया कि बच्चे को भेजो मत। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लगातार विज्ञापन खूब आए बीच में कि कोचिंग नहीं सोचिंग में जाओ। मतलब आपको कोचिंग क्लासेज में नहीं जाना है। जितना भी ट्यूशन पढ़ाने वाले का तो भट्टा बैठ गया। आप दिल्ली में लक्ष्मी नगर का इलाका चले जाइए और आपके इलाके में जहाँ से आप शो कर रहे हैं, तमाम जो कोचिंग सेंटर्स थे उनमें ताला लग गया जी। तो आपने पूरा एजुकेशन, जो वर्ल्ड बैंक का असेसमेंट है उसमें बिल्कुल उसने इन सब चीजों को मिला के ही 32.3 लाख करोड़ का नुकसान बताया है। जी गजाली साहब। जी, बहुत बड़ा नुकसान है। और इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि हमारे देश में अभी भी जो डेटा हैं उसके हिसाब से 1/3 लोगों के पास ही तमाम तरह की सुविधाएं हैं, चाहे इंटरनेट हो, बिजली हो, इन्वर्टर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो। और बड़ी तादाद अभी भी ऐसे बच्चों की है जिनके पास में ये सुविधाएं नहीं हैं। तो वो तालीम से अपना नाता कैसे जोड़े रखेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। गजाली साहब, मैं थोड़ा ऐड कर दूं प्लीज? जी जी जी, आप ही की बात मैं ऐड कर रहा हूँ। देखिए, सरकारी सर्वे हुआ था 1919 में, 2 साल पहले, और उस सर्वे में ये बताया गया, सरकार ने बताया है कि मात्र 24% लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा है और गाँव में सिर्फ 4% लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा है। जी गजाली साहब, आगे बताएं आप। जी जी, तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि 1/3 लोगों के पास ही केवल सुविधाएं हैं। और उन सुविधाओं का हाल भी ये है कि कहीं बिजली नहीं है तो कहीं इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम अपने बच्चों को कैसे जोड़े रखेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइट टू एजुकेशन एक्ट लाकर के सब बच्चों के लिए शिक्षा की कोशिश की कि सबको शिक्षा मिले। मिड डे मील का भी आपने पुष्परंजन जी ने जिक्र किया, वो इसी की एक कड़ी थी कि बच्चों को कैसे टर्नअप किया जाए और कैसे जो ड्रॉप आउट है उसका रेट कम हो। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद ड्रॉप आउट जारी है, बच्चों में पढ़ाई का शौक़ पैदा नहीं हो रहा। तो मिर्ज़ा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन मसाइल का सामना किस तरह किया जा सकता है, क्योंकि आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और ये सारे सवाल आपके सामने ज़रूर आते होंगे। देखिए गजाली साहब, ये बहुत गंभीर प्रश्न है और ये बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा है। आज पूरी दुनिया चाहती है कि लोग जो है जाहिर रहे, अनपढ़ रहे। होशियार बनेंगे तो सिस्टम सवाल पूछेंगे। अभी जो परंजी साहब ने जो बात की है
यानी 12,000 करोड़ जो बजट बताया उन्होंने शिक्षा का बजट, ये कहाँ गया? ऐसे कितने बजट थे जो शिक्षा के साथ जुड़े हुए थे, बच्चों के साथ जुड़े हुए थे, ये सारा बजट जो है लोग हजम कर गए और लोगों से टैक्स वसूल किया गया है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, जो एनजीओज है जो सही काम कर रही है देश को तरक्की करने के लिए, बाकी एनजीओ का इतना बड़ा जाल फैला हुआ है, एनजीओ के साथ गांठ होती है गवर्नमेंट से, सारा बजट बढ़ जाता है। लेकिन जो वाकई एनजीओ जो ईमानदारी से काम कर रही है, उनका काम है, अगर वो चिंतित है, अगर उन्हें चिंता है देश के भविष्य की, बच्चों के भविष्य की, तो उन्हें निस्वार्थी काम करना पड़ेगा। वरना सरकारी बजट पर चलने वाले एनजीओ कुछ भी काम नहीं करेंगी, खाना पूरी होती रहेंगी। अगर मुझे चिंता है कि मेरा शहर, मेरा गांव, मेरी कौम, मेरा मजहब, मेरे मजहब के मानने वाले मैं आखिरी हालत में आ रहा हूँ, यानी मैं चाहता हूँ मुस्लिम, तो मुस्लिम जो एनजीओज है, मुस्लिम तंजीमें जमाते हैं, उनको जो है आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। अब मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, दिगर जो धर्म के लोग, हम धर्म के नाम पे मतलब धार्मिक मुद्दे बड़े एकजुट हो जाते, बड़े घातक बन जाते हैं, लेकिन शिक्षा के मुद्दे पे हम कभी भी नहीं आते, क्योंकि ये चाहते हैं जो बाबू लोग हैं, जो मुल्ला लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं। मैंने कल एक वीडियो सुन रहा था, वो बाबा कह रहा था कि कोई जरूरत नहीं, आप कोई महंगाई की बात मत करो, कोई मांग मत करो, आपको खतरा मुसलमानों से है। अरे भाई, खतरा होगा जब होगा, आप तो पहले बात कीजिए। तो मैं ये कहूँगा कि जो एनजीओ काम कर रहे हैं, देखिए नंबर 2 बात, हमारे पास जात वाले सिस्टम है, जात ब्रदरी है, तेली है, मनियार है, बागवान है, ओबीसी है, एसटी एनटीज है, बहुत सी बिरादरी हमारे पास में है, उनके संगठन है, उनके कार्यालय है, उनके दफातर है, उनके ऑफिस है, उनके बजट है, उनके फंड है, उनके पास पूरा सिस्टम है। तो मैं इन जात बिरादरी के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप दूसरे लोगों को छोड़ दीजिए। मैं तेली हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मैं तेली समाज के लोगों को, जो उसमें शिक्षित लोग हैं, उनको जोड़ूं, और जो हमारे बच्चे जो इस सिस्टम से दूर है, यानी ऑनलाइन तालीम से दूर है, कोचिंग से दूर है, तो ये लोग अगर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कुछ काम होगा। वरना सरकार को आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो चाहते हैं कि कौम जितनी चाहे देंगी। आपने एक इम्पोर्टेंट सवाल उठाया कि शायद ऐसा लगता है कि देश के जो जिम्मेदार हैं वो शिक्षा से बच्चों को, लोगों को जोड़ना नहीं चाहते, कि अगर जोड़ेंगे तो वो सवाल करने लगेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है पुष्परंजन जी? आप तो ग्राउंड पे काम करते हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं तेली हूँ, मैं चाहूँगा मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, बाकी लोग नहीं बने। वही हालत इस समाज में है कि मैं अगर बहुत बड़ा ये समझता हूँ कि मेरे समाज का भला हो, तो आदमी बहुत ओपन तरीके से नहीं सोचता है। आदमी चाहता है केवल वही आगे बढ़े और बाकी लोग नीचे रहें। जो बहुत समृद्ध लोग हैं, जो टाटा बिरला टाइप लोग हैं या अडानी अंबानी टाइप लोग हैं, उन लोगों ने शिक्षा पे कितना काम किया इस देश में, जिनकी पूंजी आपदा में अवसर जिन लोगों ने ढूंढा और बहुत पैसे बनाए, उन लोगों ने पूरी कमाई का अपना कितना हिस्सा इस देश में शिक्षा पर या बच्चों पर, जो प्रभावित बच्चे हैं, जो समृद्ध हैं, जो बहुत खुशहाल बच्चे हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, उन पर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा वो दे देते और बताते देश को कि देखिए जी हमने इतना दिया है। लेकिन दुख की बात ये, कॉर्पोरेट केवल अपने टैक्स माफ कराना चाहता है सरकार से। कॉर्पोरेट सेक्टर जो इस देश का है टैक्स माफ कराना चाहता है, बैंकों से जितने पैसे लिए वो माफ कराना चाहता है कि चलिए उसका एक बड़ा हिस्सा माफ कर दो। मगर समाज के विकास पर आपके बच्चे लंदन पढ़ने चाहिए, हम बहुत समृद्ध हो गए, पैसे वाले हो गए, हैसियत हो गई, तो हमारे बच्चे न्यूयॉर्क में पढ़ना चाहिए, या अमेरिकन यूनिवर्सिटी के, जो अमेरिका में जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, कनाडा में यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ जाके पढ़ना चाहिए, या फिर कम से कम भारत में है तो डीपीएस वगैरह में पढ़ना चाहिए, सरकारी स्कूल में नहीं। अभी मैं गया था 3 दिन पहले, उस समय स्कूल ये जो जो अभी जन्माष्टमी का उत्सव था उसके नेक्स्ट डे पास के ही सरकारी स्कूल में गया था। गजाली साहब, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सरकारी स्कूल है, बिल्कुल पब्लिक स्कूल के स्टैंडर्ड का बना दिया गया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि देखिए समाज में जो लोग, राजनीति में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए।
मुझे कोई इससे मतलब नहीं कौन किस पार्टी ने किया और क्या किया, लेकिन दिल्ली की स्कूलों की दशा अगर सुधारी गई है तो उनको धन्यवाद देने के पात्र तो हैं लोग, उन्हें थैंक्स तो बोलना चाहिए। स्कूलों का स्टैंडर्ड बढ़ा है, टीचर का स्टैंडर्ड बढ़ा है, बच्चों का मनोबल भी, बहुत बच्चों में उत्साह मैंने देखा है कि पहली बार वो वहाँ आके पढ़ना चाह रहे थे और देखना चाह रहे थे। उसके दूसरे दिन से ही क्लास लगनी थी, एक दिन पहले बुलाया गया था कि आप आओ और जश्न मनाओ, जन्मोत्सव मनाओ यहाँ पर। तो बच्चे अटेंडेंस भी उसी संख्या में थी वहाँ पर। और इस बहुत अहम बात कही आपने कृष्णजन जी कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन सरकार उनको पढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए स्कूल नहीं खोल रही थी। तो और जो एक सक्षम क्लास है जलाली साहब, मैं उसमें ये भी कहना चाहूंगा, जो सक्षम क्लास है, जो बहुत चाह रहा है कि हम बच्चों को डीपीएस से नीचे नहीं पढ़ाएं, पहले उनको आगे बढ़ना चाहिए और सरकारी स्कूल में भेजना चाहिए अपने बच्चों को। ये इस देश के सांसद, इस देश के जितने एमएलए हैं, पार्षद हैं, वो अपने बच्चों को पहले सरकारी स्कूल में भेज के देखें। हम सबों ने वैसे ही शिक्षा प्रणाली से हम आगे बढ़े हैं। तो आप देखिए जाके वहां पर बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और उनका स्टैंडर्ड जरा भी पब्लिक स्कूल से नीचे नहीं है। आज की तारीख में मैं दिल्ली के स्कूल की बात कर रहा हूँ। जी जलाली साहब जी, तो आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल उठाया कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनमें उत्साह है। ये बात भी साबित हो गई कि ऑनलाइन पढ़ाई जो फिज़िकल पढ़ाई है उसके मुकाबले में कहीं नहीं ठहरती है। ये भी तय हो गया और ये भी तय हो गया कि बच्चों को के लिए स्कूल खुलने चाहिए, जो भी हालात हों उसमें जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। तो रशीद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस बात को पुष्परंजन जी ने रखा है कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, सरकार ने इतनी ढिलाई बरती और अभी तक जो बच्चों का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है, जो पूरा नहीं हो सकता, उससे हम कैसे अब उभर सकते हैं? अब स्कूल खुलने की नौबत आ गई है। रशीद साहब। जी जी जी, एक्चुअली जो हमारे यहाँ जो है एजुकेशन को वैसे लिया नहीं जाता है। हमारे यहाँ राज करने का शायद अभी वही जो है पुराना सिस्टम चल रहा है कि अगर आवाम पढ़ी लिखी नहीं होगी तो राज करना आसान होगा। तो अगर आप देखें, मुसलसल देखें तो तालीम को जैसा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वैसे कहीं नहीं मिलती है। अभी जैसे सवाल उठा कि जो स्कूल है उसमें एमएलए एमपी हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बच्चे भी वहीं पढ़े। तो ये कोठारी आयोग ने 1966 के अंदर ये रिकमेंडेशन दे दी थी कि हमारे कॉमन स्कूल्स होना चाहिए। और कॉमन स्कूल की बात जो है हमारे यहाँ सब कोई भी नहीं उठा पा रहा है कि कॉमन स्कूल के बगैर आप एजुकेशन स्टैंडर्ड को ऊंचा नहीं उठा सकते हैं। हमारे यहाँ 2 क्लास बन गई है, सक्षम क्लास जैसे कह रहे थे पुष्पेंद्र जी, और एक अक्षम क्लास बन गई है। और सक्षम क्लास अपना काम कर रही है, वो उनको कोई परेशानी नहीं है। और उन्होंने शहरों को भी ऐसे कर दिया है, एक शहर नया शहर है, हर जगह जो है एक नई आबादी बन जाती है जहाँ सारी सुविधाएं होती हैं, और एक वो आबादी होती है जहाँ पर जो है आम आदमी रहता है। ये 2 क्लास का जो सिस्टम हमारे इंडिया में डेवलप हो चुका है, एक इंडिया है एक भारत है, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने रहेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सफरिंग होगी वो गांव के बच्चों की होगी, और क्योंकि उनके स्कूलों का वैसा लिहाज नहीं रखा जाएगा जैसा कि रखना चाहिए। तो दुश्वारी ये कि हमारा माइंडसेट कैसे बदले। माइंडसेट हमारा बहुत पुराना है कि हम अभी भी राजाओं की पूजा करते हैं, अभी भी हम फेडरल सिस्टम को मानते हैं, अभी भी हम जो है उन चीज़ों को अच्छा समझते हैं जो पुरानी है। पुरानी हर चीज़ ख़राब नहीं होती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिसे इतिहास रिजेक्ट कर चुका है, हिस्ट्री रिजेक्ट कर चुकी है। उन चीज़ों को फिर से लाना, उनको बहस करना, ये हमारे माइंडसेट को दिखाता है। और इसी माइंडसेट में एक माइंडसेट वो है कि कुछ लोगों को पढ़ना चाहिए, सब लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग मजदूरी करें। वही चीज़ हमारे यहाँ डेवलप हो गई है कि अब जो नया सिस्टम आया है स्किल डेवलपमेंट, ये सब लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्किल की तरफ जाएँ लोग।
क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। अब बेरोजगारी में स्किल डेवलपमेंट का हमने पूरे मिशन देखा, कितना बहुत बड़ा फेलियर रहा है कि जो स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग लिए है उनको भी जॉब नहीं मिल रहे हैं। तो और जो हमारा प्रोफेशनल सिस्टम है पूरा, उसमें 80% बच्चे तो वो हैं जो इंजीनियरिंग और बड़े बड़े कॉलेजेस और सब पढ़ने के बाद भी वो उनके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अपने एजुकेशन के मुताबिक चीज़ों को हैंडल कर सकें। सिर्फ 20% बच्चे हैं जो ऐसे हैं कि जो वाकई ट्रेंड हैं और वो सिस्टम को संभाल सकते हैं, और जो एजुकेशन दी गई है उसके मुताबिक वो कैपेसिटी उनकी बन सकती है। तो प्रॉब्लम हमारी जो है बेसिकली माइंडसेट की है कि क्या हम वाकई बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और अगर पढ़ाना चाहते हैं तो फिर हमें जो बेस्ट मॉडल है दुनिया के, जिसमें फिनलैंड का एक है, मलेशिया का है, उसमें कोरिया का है, इन सिस्टम में सब जगह कॉमन स्कूलिंग है कि हर गरीब और अमीर बच्चा जो है एक साथ पढ़ेगा। तो हमारे यहाँ पहले ये सारा शुरू में जो आज़ादी के बाद जो हमारे ड्रीमर्स थे जिन्होंने नेशनल पॉलिसी को ईजाद किया था, जिन्होंने सोचा था कि हमारा देश कैसा होगा, उन्होंने कॉमन स्कूल की कल्पना की थी। और आज फिर हमें कॉमन स्कूल की बात करनी चाहिए, क्योंकि जितना जो कमर्शलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ये सब जो है बेसिकली हमारे जो आम आदमी की जो एजुकेशन है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट सिस्टम को सरकार नहीं चाहती है कि बहुत अच्छा हो जाए। वही मैनेजमेंट है, वही मैनेज और वही टीचर्स हैं। गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स हैं मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट टीचर्स होंगे। पता नहीं कितने उन्होंने टेस्ट दिए हैं, कितने एग्ज़ाम दिए हैं, बीएड किया है, ट्रेनिंग ली है, एक के बाद एक सर्टिफिकेट और डिग्री ली है, और फिर उसके बाद पूरी प्रोसेस से गुजरे हैं और सिलेक्शन हुआ है उनका, और उनको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है। लेकिन उसके मुकाबले में जो हमारे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं उनको सैलरी कम भी मिलती होगी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। उसकी वजह यह है कि मैनेजमेंट क्या है। दिल्ली में अगर सिस्टम चेंज हो रहा है तो उसकी वजह ही गवर्नमेंट का जो एजुकेशन मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। और जगह अगर देखें तो ये जो है बहुत मुतासिर नजर आता है। अभी राजस्थान में मैं हूँ आजकल, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि गहलोत सरकार जो है बहुत जोर दे रही है एजुकेशन पर, और उसके नतीजे में अभी जो एक सर्वे आया है भास्कर का, उस सर्वे में बताया कि 43% वो बच्चे हैं जिन्होंने इंटरनेट को पर जो है ऑनलाइन एजुकेशन को सीखा है। नए बच्चे 10-15% बच्चे पहले से रहे होंगे जो इंटरनेट से जुड़ी हुई एजुकेशन ले सकते होंगे, लेकिन 43% वो बच्चे हैं जो नए बच्चे हैं जिन्होंने इस कोरोना काल के अंदर, तो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी से भी वो वाकिफ होना चाहते हैं और वो हो सकते हैं। लेकिन जो इशू है वो ये कि जो हमारा सिस्टम है क्या वो प्रोएक्टिव है, क्या पॉजिटिव है कि हर बच्चा पढ़े, क्योंकि टैलेंट जो है वो सिर्फ अमीरों में नहीं होते, टैलेंट सिर्फ वो अपर कास्ट में नहीं होते हैं, टैलेंट जो है वो बिखरा हुआ है। तो डाइवर्सिटी को जब तक हम एप्रिशिएट नहीं करेंगे और उसको प्रमोट नहीं करेंगे, और हर एजुकेशन की जो हर जो ज़रूरत है, गांव की हो, शहर की हो, अमीर की हो, गरीब की हो, अच्छे इलाकों की हो, कमज़ोर इलाकों की हो, तब तक जो है हम बदल नहीं सकते इंडिया की एजुकेशन को। तो बहुत बड़ा इशू हमारे सामने माइंडसेट का है। जी, आपने बहुत अहम सवाल उठाया। आपको मैं याद दिला दूं कि 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही बात कही थी कि हमारे स्कूलों को एक सा होना चाहिए और तमाम अफसरों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में भेजना चाहिए, तभी सरकारी स्कूलों की कंडीशन सुधरेगी और वहाँ पढ़ाई का मेयार बेहतर होगा। पुष्पेंद्र जी, एक बड़ा सवाल यह है कि हमारे यहाँ CSR फंड मौजूद है, हमारे यहाँ RTE जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो मौजूद है, उसके बाद भी ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि 100 में से 13 बच्चे आगे जा पाते हैं हाई स्कूल की सतह पर। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशन का बजट साल दर साल कम होता जा रहा है, जबकि पब्लिसिटी का बजट हर साल बढ़ता जा रहा है। 7,500 करोड़ पिछले 7 सालों में खर्च हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ रुपए पर डे खर्च हुआ है, लेकिन तालीम का बजट कहाँ पर है? तो ऐसी कंडीशन में क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षा की बुनियाद पर दुनिया के लोगों का मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, हमारे देश के जो कुछ नेता लोग हैं, सबको नहीं कहूँगा,
कुछ नेताओं ने ड्रॉप आउट का दूसरा रास्ता निकाला, नकली डिग्री बना लो, दिखा दो कि हम ये हैं। कई लोगों के डिग्री विवाद में, उनमें से हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे, और बाकी तो मैं उस पर नहीं आऊँगा, लोग भड़क जाएंगे कि क्या क्या बताने लगा है। देखिए, आप जो आंकड़े दे रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त आंकड़ा है। अब डिजिटल, ये कह रहे हैं कि डिजिटल पढ़िए, सब कुछ ऑनलाइन, बैंक ऑनलाइन, हर चीज़ ई कॉमर्स पे आई है। इन्होंने डिजिटल ई लर्निंग का जो बजट रखा था, 604 करोड़ का बजट था, उसे घटाकर 2020-21 में 469 करोड़ कर दिया गया। मतलब कि सीधा एक हिस्सा, 4 में से एक हिस्सा हटा के उसे कम कर दिया गया। 604 करोड़ उसे घटा के 469 करोड़, 469 करोड़ कर दिया गया। तो ये बताता है कि सरकार जो है कहती कुछ है और करती कुछ है। आप अगर ई लर्निंग ही कराना चाहते हैं, देश में कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम जो है ई एजुकेशन देना चाहते हैं, बच्चे जो हैं क्लासरूम में नहीं जाएं, ई एजुकेशन लें, तो फिर बजट घटाया क्यों आपने? ये सवाल तो कोई पूछेगा ना। और बाकी चीजें देखिए, एक बड़ा हिस्सा जो है सरकार, मोदी जी ने एक नाम रख दिया दिव्यांग, जो लड़के, जो स्पेशल चाइल्ड हैं, जो बच्चे स्पेशल चाइल्ड के लिए आपने कौन सा, इस पूरे 2 साल का जो पीरियड था उसमें किस सिस्टम के तहत उनको पढ़ाया गया? जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनको उनका टीचर अपने हाव भाव से, अपने भाव भंगिमा से, अपने तरीके से उनको पढ़ाता समझाता था। वो तो स्कूल से भी गए और घर में बैठे हुए हैं अपना चुपचाप। आपने उनको, या जो ब्रेल सिस्टम के जरिए जो पढ़ाई कर रहे थे, जब क्लासेज नहीं है तो ऑनलाइन आपने कौन सा सिस्टम डेवलप किया कि पढ़ पाए? एक हिस्सा जो है, जो बड़ा ही उपेक्षित हिस्सा है, जिस पर किसी का ध्यान शायद जाता हो, मानव संसाधन मंत्रालय का भी ध्यान शायद जाता हो, उन दिव्यांग बच्चों के को, जो हैंडीकैप बच्चे हैं या जो जिन्हें हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ इस पूरे पीरियड में। आपने उस चीज को क्यों नहीं डेवलप किया कि भाई कैसे हम उसको ठीक कर सकते थे? ये काम किसका था? ये जो लोग इस महकमे को देख रहे हैं, उनको इसके प्लस माइनस तो समझना चाहिए था, उसे समझा नहीं किया। यहाँ चिंता क्या हो गई गजाली साहब कि कमाने दो, जो लोग हैं उनकी कमाई की चिंता ज्यादा हो गई। ये ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री रही है गजाली साहब। 14,836 करोड़ की इंडस्ट्री थी 2021 में। इस साल 2021 में हम लोग बैठे हुए हैं, ये ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री जो है 14,436 करोड़ की इंडस्ट्री भारत में है केवल, और इस पर दुनिया की निगाहें हैं। एक बड़ा मार्केट है ये। जितनी बाहर की कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ ऑपरेट कर रही हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, वो चाह रहे हैं कि इससे हटे नहीं। उनको सबसे बड़ा धक्का पहुंचा है कि बहुत जल्द जो है स्कूल को पटरी पे लाने की कोशिश हो रही है। 2 साल बड़ा कम उनको लग रहा है। वो ये सोच के चल रहे थे कि 3, 4, 5 साल और खींचेगा इसमें, और हम और मल्टीप्लाई करेंगे अपनी कमाई को। अब उनमें से ही कुछ लोग सवाल, तो सरकार को करना चाहिए कि आपने स्कूल खोला तो उसके पहले वैक्सीन आप लगवा देते बच्चों को। आप स्कूल में ही वो सिस्टम, जब बड़े जाके, जब मैं स्कूल में जाके वैक्सीन लगवा सकता हूँ, तो बच्चों के लिए आप वैक्सीन का इंतजाम स्कूल में ये खुलने से 1 हफ्ता पहले आप करा सकते थे, जब वैक्सीन मार्केट में आ चुका है। जब वो कंपनी का नाम इसलिए नहीं लूंगा कि एक टीवी चैनल लगातार उसका नाम बताया जा रहा है, अंग्रेजी का टीवी चैनल है, दिन भर मेडिकल खबरों के से ज्यादा वो मेडिकल के आइटम दिखाता है। और हमारे रणदीप गुलेरिया जी अक्सर वहीं मिलते हैं उस एनडीटीवी चैनल पे। उस चैनल ने बार बार नाम लिया उस इंजेक्शन, उस कंपनी का, कि उसके इंजेक्शन लगने चाहिए। तो आप प्रमोट भी कर रहे हैं तो ठीक है, आप, बड़ी अच्छी बात है, प्रमोट कीजिए, मगर स्कूलों में वो इंजेक्शन तो उपलब्ध होने चाहिए ना बच्चों के लिए। तो ये कौन करेगा? हम आप तो नहीं करेंगे, सरकार को करना है। दूसरा, एक अहम जो है जिसको कोऑर्डिनेट करने की आवश्यकता है, देश में यूनिसेफ जैसा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर यूनिसेफ की भूमिका ऐसे क्राइसिस पीरियड में बढ़ जाती है, खासकर बच्चों वाले मामले में। उनको एक्टिव होने की आवश्यकता है। सरकार से कोऑर्डिनेशन बढ़ा के स्कूल में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिस तरह की कठिनाइयाँ आ रही हैं,
उसको दूर करने की आवश्यकता है, कोऑर्डिनेट करने की आवश्यकता है। और जहाँ जहाँ इंजेक्शन नहीं लगे हैं बच्चों को अब देना अब से शुरू होगा। स्कूल में सबसे पहले प्रायोरिटी लेवल पर लेके इसके इंजेक्शन लगवाइए, और कम से कम अगर फिजिकली टीचर पढ़ाना को कंटिन्यू करना चाहता है तो वो सेफ्टी मेजर्स को भी देखने की आवश्यकता है सबको, ब्यूरोक्रेट्स को भी, मानव संसाधन मंत्रालय को भी, एनजीओ को भी, सबकी जरूरत है इसमें। जी बहुत अहम सवाल आपने उठाया है। एक बड़ा बुनियादी सवाल हमारे सामने आ रहा है कि बच्चों को कोरोना काल में पास कर दिया गया बगैर एग्जामिनेशन के। गजाली साहब इसमें बच्चे ये कह रहे हैं रशीद साहब कि हमें जो नंबर दिए गए हैं वो हमारी क्षमता से मुताबिक नहीं है, हमारी सलाहियत के मुताबिक नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या वो जो रिजल्ट दिए गए हैं वो ठीक है या इसमें कुछ और होना चाहिए था? रशीद साहब, जो रिजल्ट्स हैं वो बच्चों की आकांक्षाओं के मुताबिक नहीं है। तो पिछले जो आपने डेटा दिए थे और बताया था कि पैसा सरकार नहीं खर्च करती है, ठीक है जी। जी शुरू से आवाज आ रही है? जी मैं बता रहा हूँ। जी आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ आप बोलते रहिए। जी आप बात करते रहिए। हेलो, आपकी आवाज आप बात कीजिए। पुष्पेंद्र जी शायद इनका कनेक्शन प्रॉपर नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एजुकेशन सिस्टम की खामी भी रही कि एक बच्चा जो खूब पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है या किसी वजह से नहीं कम पढ़ पा रहा है, उसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट पिछले असेसमेंट के आधार पे आपने तय कर दिया और दे दिया। उसकी मेहनत पे और एक साइकोलॉजिकल असर तो पड़ा ना। आप तमाम बच्चे जो हैं जो वाकई बहुत सीरियस थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, उन बच्चों को आपने उनके हक से दूर कर दिया। तो ये असेसमेंट सही तो नहीं रहा। जी डिमोरलाइज कर दिया उनको। बिल्कुल। रशीद साहब चाहें तो इसमें ऐड करें अगर आवाज उनकी आ रही हो तो। जी रशीद साहब, ये बच्चे जो हैं वो ये शिकायत कर रहे हैं कि हमें जो रिजल्ट मिला है वो हमारी आकांक्षाओं के मुताबिक नहीं है। हमने जो मेहनत की थी उस मेहनत का फल हमको नहीं मिला। नहीं, रिजल्ट तो ये है कि मैंने अखबार में देखा है कि एक बच्चे को एक 104% मार्क्स मिले हैं। तो हमारे इंटरेस्ट ये है कि 100 में से भी 104% मार्क्स किसी को दे दिए गए हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी जरूरत भी क्या थी। यानी बच्चे अगर नहीं पढ़ पाए तो एक साल उनका जाता आप नौकरी में बढ़ा देते हैं, और जो फैसिलिटीज है इस साल जो बच्चे हैं उनको आगे के लिए एक साल का कभी भी मौका देते आप कि एडमिशन में कोई एज बार है, कहीं सर्विसेज में एज बार है, कहीं IAS वगैरह के लिए एज बार है, तो एज बार में आप उनको रिलेशन दें। लेकिन ये साल जो उनका गुजरा है, अगर क्वालिफाइड नहीं है वो तो उनको पास नहीं करना चाहिए। एग्जाम तो होना चाहिए था। और अभी दुनिया में ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पूरा सिस्टम है, आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है जी। जो बच्चे वाकई जिन्होंने मेहनत की है वो निकल जाते हैं, और जो बच्चे नहीं निकल पाते उनको ये खामोखा ख्याल होना कि मैं हाई स्कूल कर चुका हूँ या मैं 12th कर चुका हूँ, ये एक आगे जाके उसकी बेस कमजोर हो जाएगी वो। तो बच्चा अभी तो खुश हो सकता है या आप उसे सेटिस्फाई कर सकते हैं कि भाई आपका बच्चा हाई स्कूल पास हो चुका है, लेकिन उसकी जो नींव है वो कमजोर हो चुकी है, और वो 12th में जाकर जो है आप देखेंगे बहुत सारे ड्रॉप आउट होंगे, क्योंकि वो जो एजुकेशन का जो लेवल आगे 12th में आएगा या 12th के बाद आएगा या 11th में आएगा, वो बच्चा उसके लायक नहीं होगा। तो इसमें एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सिस्टम उन्हें बनाना चाहिए था। और जब IPL जाके दुबई में हो सकते हैं तो बहुत से लोग कहते थे कि एग्ज़ाम भी दुबई में हो सकते हैं। आप बच्चों को ले जाइए कहीं ऐसी जगह, सेफ जगह ले जाइए जहाँ पर पॉसिबल हो। उसी शहर में आप जब कोरोना केयर सेंटर बना रहे हैं जो पूरा सैनिटाइज सिस्टम है, तो उसी कोविड सेंटर के साथ साथ आप कोविड स्कूल बना सकते थे।
जहाँ पर पूरी हमारे फैसिलिटी पास हो, में बच्चे बहुत आके बहुत एग्जाम कम है दे रशीद सकते हो। साहब, रशीद जो साहब बच्चे बहुत भी बहुत इंटरेस्टेड कम है। थे, सभी बच्चे इंटरेस्टेड जी। नहीं होंगे। हमें हमें आखिरी कमेंट लेना है पुष्परंजन जी का, और फिर आखिरी कमेंट आपका लेना है। तो मैं आधे वो सेकंड उस में बात को कह रहा था कि पुष्परंजन जी एक बात, जी मैं पुष्परंजन जी का आखिरी कमेंट ले लूं, फिर आखिरी जी जी कमेंट आपका लूंगा। जी पुष्परंजन जी, आखिरी कमेंट आपका क्या होगा देखिए, इसी इस कंटिन्यूटी पूरे में आज के डिस्कशन में? ये इन्होंने आपदा में अवसर दिया एक खास जो डाटा बेचने वाले लोग हैं उनको। जी जी दूसरा ये था कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है, जो 14,836 करोड़ का 2021 में आका गया है, अमेरिका के बाद भारत सबसे बड़ा ऑनलाइन शिक्षा मार्केट है, उसको आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सरकार इसको भी स्पष्ट कर दे कि आपकी ऑनलाइन शिक्षा नीति क्या होगी आगे चल के। तीसरा है कि जो बच्चे अभी जो रिजल्ट 12वीं का आया उसके बाद एडमिशन की जो मारामारी होती है दिल्ली में, दिल्ली से जितनी मेट्रो सिटी है वहाँ पर, अब जिनको 104% मार्क्स आए हैं, जिसका जिक्र अब्दुल रशीद साहब कर रहे थे, उसको तो मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी मिल जाएगी उसे। और बाकी जिसको 99.9 आए या जिसके 80-85 आए या 90 आए, वो तो बेचारा अगर पढ़ते हुए भी कुछ नहीं मिला। तो आपने पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स कर दिया, उसको पूरा सिस्टम को आपने गड़बड़ झाले में डाल दिया है। तो ये सोचने की आवश्यकता है कि जिस देश में 28 करोड़ 60 लाख की आबादी है प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के लेवल के बच्चों की, उनके भविष्य से आप खिलवाड़ न करें, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। जी गजब। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि खिलवाड़ ना करें। रशीद साहब, आपका आखिरी कमेंट मुझे चाहिए कि इस पूरे डिस्कशन पर आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, देश से शिक्षा के देखिए बुनियादी तौर पर एजुकेशन की जो जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स की है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन दें। सरकार की सेकेंडरी जिम्मेदारी है। सरकार की सेकेंडरी जिम्मेदारी जब मान लेंगे आप, तो फिर आप सरकार पर दबाव पैदा करना शुरू करेंगे। एजुकेशन हमारे देश में एजेंडा नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा हमारे यहाँ नहीं बनता है। तो जब आप पेरेंट्स इस पर फिक्रमंद होंगे कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है, और हम टैक्स पेयर हैं, हम सरकार को टैक्स देते हैं, अच्छे स्कूल हमारी जिम्मेदारी जो हमें लेना चाहिए। तो पेरेंट्स में एक बेदारी आना चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए इंडिया के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, और इसको एक पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर जो है लें कि हर पार्टी हर जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है वो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे और प्राइमरी इम्पोर्टेंस दे। और इसका बजट जो है 6% GDP का जैसे मिनिमम जो दुनिया में है, अभी चाइना के अंदर देखें तो 11-12% GDP का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी GDP उनकी है, उसके बाद उसमें भी 11% 10% वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सऊदीया का है, तुर्की का है, ईरान का है, इंडिया से कहीं ज़्यादा है उनका एजुकेशन जो बजट है। तो इंडिया में तो अभी 3-4% के अंदर हम रहते हैं, और इस वक्त जी पता नहीं कोरोना काल में कितना रहा होगा, अभी उसके डेटा आना बाकी हैं। तो अच्छी एजुकेशन के लिए पेरेंट्स फिक्रमंद हो, गवर्नमेंट्स पर दबाव पैदा हो, और कॉमन स्कूलिंग की हमारी बात हो, और जो GDP हमारी है उसका कम से कम 6% जो है बजट हमें प्रोवाइड किया जाए। ये मैं चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए। आज बड़े अहम सवाल आए कि ड्रॉप आउट को रोकने पर तवज्जो दें, पेरेंट्स अपने बच्चों की तालीम का ख्याल रखें, तभी ये पॉलिटिक्स का भी एजेंडा बनेगा। यहीं हम आपका इसको विराम देंगे अपनी बातचीत को। बहुत बहुत शुक्रिया।